अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पहला पार्ट करने वाले हैं। तो अपनी बोर्ड की बुक में जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हम उन्हीं को यहाँ पर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो इस बुक में दिया गया है वो आप देखिए। इफ़ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल बी। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि अगर किसी आइडियल गैस का प्रेशर 10% आइसोथर्मली कम होता है, आइसोथर्मली मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ में, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। और नीचे चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, डिक्रीज बाय 9%, इंक्रीज बाय 9%, डिक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 11.11%। तो आप देखो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बोला गया है आइसोथर्मली, इसका मतलब टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलेंगे? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओके, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हुआ 10% से। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर जो है वो ले लेंगे 100। ओके, और फाइनल प्रेशर जो है इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%। तो अगर वो 10% अगर कम हुआ है और इनिशियल वैल्यू अगर हम 100 लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 माइनस 10, क्योंकि 10% कम हुआ, 100 में से 10 कम हुआ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 90। ओके, अब यहाँ पर उसने बोला है देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो हम एक काम करेंगे, जैसे हमने प्रेशर यहाँ पर 100 लिया है तो हम लोग इनिशियल वॉल्यूम जो है वो भी 100 लेंगे। तो अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि V2 मालूम करना, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले क्योंकि हमको टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बॉयल्स लॉ का। और बॉयल्स लॉ जो है वो ये है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ओके, बस इस फॉर्मूले के अंदर बॉयल्स लॉ का ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर सभी वैल्यूज़ रख देंगे। P1 की वैल्यू है 100, V1 की जो वैल्यू है वो 100 है। ये 100 इसलिए लेना है क्योंकि इनिशियल वैल्यू हम 100 ले रहे हैं दोनों भी। ओके, इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हमने देखा 100 माइनस 10 यानी 90 इंटू V2 हमारा टारगेट है। तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। और इस तरह से अगर इसको सॉल्व करें तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता। 100 इंटू 10 ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब V2 इज इक्वल टू 1000 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, आप देखो इसको डिवाइड करके यहाँ डिवाइड कर सकते हैं 1000 और इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 1 ज़ा 9 1, फिर 0, फिर 9 1 ज़ा 9, फिर 1, फिर ये 0 उतार दो, फिर 9 1 ज़ा 9, फिर 1, फिर लगाओ पॉइंट, लगाओ 0, फिर 1। इसका मतलब ये 1 1 आते रहेंगे। तो ये V2 की वैल्यू आ गई 111.11। ओके, अब आप देखो इनिशियल वैल्यू 100 है और फाइनल वैल्यू 111.11 आई है, यानी 111.111 आ रही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा 111.11 माइनस 100, मतलब 11.11%। तो उस पर्टिकुलर गैस का जो वॉल्यूम है इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 11.11%। ओके, तो इस बुक में जो आंसर्स दिए हुए हैं उनमें से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रॉब्लम आपको इसमें दिया हुआ है वो आप लोग देखो। अगले क्वेश्चन में एक्चुअली ये रेडिएशन का प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन A इज इक्वल टू 0.72। ठीक है, उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.24 और आपको बोला गया है देन द वैल्यू ऑफ T⁻R इज। T⁻R जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इसको सिर्फ T भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है रेडिएशन के अंदर तीनों जो
कोएफिशिएंट होते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इन सब का जो टोटल है इट इज़ ऑलवेज 1। फॉर्मूला याद रखो, ये a+r+t=1। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.72 प्लस 0.24 प्लस t=1। अब ये दो नंबरों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 2 + 4 = 6, 7 + 2 = 9, मतलब 0.96 प्लस t=1। इसका मतलब t आएगा 1 माइनस, ये नंबर उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.96। अब आपको इन दो लोगों का डिफरेंस लेना है तो आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम इसको ऐसा समझेंगे 1.00 और इसमें से 0.96 को माइनस करने का है तो ये हो जाएगा 10 - 6 = 4। यहाँ पे 9 है तो 9 - 9 = 0, 1 ये चला गया मतलब 0। तो इसका मतलब ये हुआ t = 0.04। ओके, तो ये वैल्यू रहेगी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की और इस बुक में ये ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, ये हो गया हमारा आज का सेकंड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम, तीसरा जो प्रॉब्लम इस बुक में आपको दिया गया है यानी MCQs के अंदर वो है द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट 1327 डिग्री सेल्सियस एंड 527 डिग्री सेल्सियस इज। यानी आपको एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी दी हुई है यानी मुकम्मल सिया जिस्म दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर, उसके दो दर्जे हरारत दिए गए, एक है 1327, एक है 527 और आपको इमिसिव पावर का रेशो मालूम करना है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इमिसिव पावर को हम कैपिटल R ले सकते हैं रेट के तौर पर या E के तौर पर, E भी लिख सकते हैं उसको। तो R1 जो है R1/R2 ये हमारा टारगेट है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, लेकिन इस R1 के लिए जो टेम्परेचर आपको गिवन है T1 = वो है 1327 डिग्री सेल्सियस। अब आप याद रखो कि डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा, हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। तो हम इसके अंदर 273 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 7 और 3 10, 2 और 7 9 और 1 10, 5 3 और 2 5 और वो 1 6। इसका मतलब T1 = आ गया 1600 डिग्री केल्विन। ओके, तो ये बराबर कन्वर्शन ध्यान में रखना है, डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन लाने के लिए प्लस 273 करेंगे। अब आगे इसको कंपेयर करना है 527 से। तो देखो सेकंड जो टेम्परेचर आपको गिवन है उसकी वैल्यू है 527 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर 273 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 7 और 3 10, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 7 और 1, वो जो 1 आया इधर तो ये हो जाएगा 8। इसका मतलब T2 की जो वैल्यू है वो आ गई 800 डिग्री केल्विन। ओके, तो 1327 जो है वो बन गया 1600 और 527 जो है वो बन गया 800 डिग्री केल्विन। अब यहाँ पर आप देखो कि आपको बोला गया है परफेक्ट ब्लैक बॉडी और इमिसिव पावर की बात हो रही है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर के लिए जो लॉ हमारे जहन में आएगा वो है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। और स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो ये वाला था R = T⁴, मतलब इमिसिव पावर या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। बराबर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगर आपने इसको प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है अगर आप इसको हटाते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा R = ए कांस्टेंट सिग्मा × T⁴। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम सिग्मा जो है इट इज़ ए कांस्टेंट, स्टेफन कांस्टेंट। तो दो अलग अलग जगह पर हमको रेट लेना है, इसलिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जब R1 लेंगे तो ये आएगा सिग्मा × T⁴ और जब हम सेकंड कंडीशन लेंगे तो R2 = सिग्मा × T⁴। बस इन दो लोगों का रेशो लेना है। पहला जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है तो 1327 है, मतलब इसको आपको ऊपर लेना है R1 को। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आएगा R1/R2 = सिग्मा × T⁴ अपॉन सिग्मा × T⁴। आप लोग देखो सिग्मा से सिग्मा कट जाता, पावर 4 कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा T1/T⁴। इसका मतलब ये आएगा R1/R2 = T1 की वैल्यू है 1600 और
T2 उसकी वैल्यू है 800, लेकिन दोनों का पावर 4 आएगा स्टेफन लॉ के हिसाब से। ये 2 0 से 2 0 कटेंगे, 8 से ये 16 कट जाता तो बचा 2। इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया 2 का पावर 4। अब 2 का पावर 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, मतलब 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आना चाहिए R1/R2 इज इक्वल टू 16:1 या 16/1। आप लोग देखो बुक में जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं उनमें से सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 16:1। तो इस तरह से ये इस बुक में जो अलग अलग जो 5 MCQ दिए हैं तो उनमें से 3 MCQ हमने कर लिए। शुरू के जो 2 MCQs हैं तो वो हमने इसलिए नहीं किए क्योंकि वो फ़िलहाल इस साल का यानी 2020 का जो सिलेबस है उसमें से वो डिलीटेड पोर्शन में आएगा, इसलिए उसको फ़िलहाल देखने की या करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है आंसर इन ब्रीफ, मतलब अब हमको बहुत छोटे, मतलब बहुत ही एक सेंटेंस में बोलो या एक वर्ड में या एक आधे फिगर में जो है इसका आंसर आने वाला है। तो आंसर इन ब्रीफ यानी बहुत ही छोटा आंसर आपको देना है, बहुत ही मुख्तसर सा आपको आंसर देना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप देखो कि जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उसका क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आंसर होगा इंक्रीज। सिंपल, यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स की जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो बढ़ेगा। ओके, तो उसका आंसर रहेगा द मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल इंक्रीज। सेकंड क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ मोशन, यानी जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हो तो उसकी मोशन कैसे हो रही है, कौन कौन से टाइप की मोशन हो रही है, तो मोशन पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मोशन पर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये इस तरह से कुछ उसमें आएंगे आंसर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ए मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सबसे पहले मास जो है वो दिया हुआ है 7 ग्राम और आपको बोला गया है नाइट्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री आना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है। तो देखो आप सबसे पहले जो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल रहेगा, यानी नाइट्रोजन गैस जो है वो डायटॉमिक है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो डायटॉमिक गैस है, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो N2 उसका फॉर्मूला बनेगा, मतलब ये आ जाएगा नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। अब एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7 और उसका जो मास नंबर होता है वो है 14। तो ये हो जाएगा 14 और इसका भी हो जाएगा 14। इसका मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया 28। तो 28 जो है ये इसका यूं समझ लो कि मास नंबर आ गया है। तो मास नंबर इज इक्वल टू आ गया 28। अब यहाँ आप याद रखो कि अगर आप 28 ग्राम अगर लेते हैं, ओके, तो 28 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल गैस। 1 मोल गैस मतलब कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का 1 मोल जो है वो 28 ग्राम का होगा। अब अगर ऐसा है तो आपको बोला गया है 7 ग्राम, तो सवाल यह आएगा कि 1 मोल में अगर 28 ग्राम है तो 7 ग्राम कितने का होगा। तो हम एक काम करते हैं, इन नंबरों को डिवाइडेड बाय, मतलब इसको 7 ग्राम बनाना है तो इसके लिए आसान आइडिया यह होगा कि डिवाइडेड बाय 4। अगर दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दिए तो 4 7 28 मतलब 7 ग्राम हो जाएगा और यह आ जाएगा 1/4 मोल। इसका मतलब नाइट्रोजन गैस जो है 7 ग्राम जो नाइट्रोजन गैस है तो वो एक्चुअली 1/4 मोल है, यानी 1 मोल नहीं है बल्कि 1 मोल का 4th पार्ट है, 1/4 जिसको बोलेंगे 1/4 मोल है। ओके, बस अब ये ध्यान में आ गया तो अब हम आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा इसका, अगर आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम इसकी लेते हैं तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, और अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल का मतलब होगा उस पर्टिकुलर गैस के अंदर, नाइट्रोजन गैस के अंदर अगर 28 ग्राम होती तो 1 मोल होता था, लेकिन वो 7 ही ग्राम है। जो नाइट्रोजन गैस दी गई है वो 7 ग्राम है, मतलब वो एक्चुअली 1/4 है, इसलिए n का मतलब आ जाएगा 1/4। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू
1/4 टाइम्स RT। लेकिन ये 1/4 को आप 0.25 भी लिख सकते हो। ओके, यानी 1 को 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा 0.25 टाइम्स RT। तो PV इज इक्वल टू 1/4 RT या 0.25 RT। ये नाइट्रोजन गैस की आइडियल गैस मतलब इक्वेशन बनेगी 7 ग्राम के लिए। ओके, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी अगला जो शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है, चलो पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब इसमें जो है नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम दिया हुआ है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 ग्राम पर मीटर क्यूब एट ए प्रेशर ऑफ 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप देखो कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। साथ ही साथ आपको उसका प्रेशर भी दिया हुआ है, तो प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको बोला है फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी मालूम करना है। हम लोग उसको V सफिक्स में RMS लिख सकते हैं, तो VRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देखो प्रेशर का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बेस बनाकर अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ गैस का। अब आप इसमें एक चीज पे देखो कि N इंटू एम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो ये होना चाहिए टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मास ऑफ द गैस। ओके, और अपॉन में V है, तो अगर हम इसको M अपॉन V अगर लेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब ये हो जाएगा डेंसिटी, तो इसको रो ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रेशर का जो फॉर्मूला है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3, ये जो N इंटू एम अपॉन V है इसकी जगह पर हम रो ले सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस इंटू V स्क्वायर RMS। अब आप देखो VRMS हमको मालूम करने का है, तो एक काम करो ये 3 और रो को इधर भेज दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, मैंने इसको लिख लिया। अब ये दोनों इधर आकर उल्टे हो जाना है, ये 3 ऊपर जाएगा रो नीचे जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3P अपॉन रो। इसका मतलब ये आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू V का जब आप स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा √3P अपॉन रो। ओके, अब ये आपके पास RMS स्पीड का फॉर्मूला आ गया, मेन फॉर्मूला, मतलब जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बस इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। चलो इसको यहाँ कर लेते हैं इस जगह पे, ये ऐसा हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू √, आप लोग देखो ये हो जाएगा 3 इंटू P की वैल्यू है 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है 1.44, तो ये आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू √। आप लोग देखो 1.44 जो है हम यहाँ कर सकते हैं उसको, 1.44 जो है इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 समझ लो थोड़ी देर के लिए। अगर इसको 1.5 समझेंगे तो ये 3 अपॉन 1.5 हो गया, और 3 अपॉन 1.5 मतलब 2, इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब 10 का पावर 5, 10 का पावर ऑड नंबर आ गया, इसके रूट में ऑड नंबर अगर 10 के पावर में है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए बेहतर ये है कि हम उसको एक 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 का पावर 4। अब इसका फाइनल आंसर आएगा √20 इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, बस अब फाइनली हम लोगों को ये देखना है कि √20 जो है वो कितना आएगा। ओके, तो अब इसमें हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 20 देखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 जो है लॉग टेबल में के हिसाब से इसका जो आंसर हमको इसमें दिख रहा है वो है 4.472। ओके, और जाहिर है मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 2 करना है, तो इसका मतलब VRMS की वैल्यू जो यहाँ पर हमको मिलेगी वो है 447.2
मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा अगर हम अप्रोक्सीमेट का तरीका अगर यूज़ करते हैं तो, मतलब ये इस तरीके से अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली अगर करें तो। लेकिन अगर मान लो कि हमने 3 को 1.44 से डिवाइड किए तो इसका रियल में जो आंसर यहाँ पर हमको मिलेगा वो मिलेगा 2.08 इंटू 10⁴। फिर जब ये 10 का 10⁵, फिर एक 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। और अब अगर हमने √20.8 को अगर देखें तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू होगी 4.561 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 456.1 मीटर पर सेकंड। मतलब एग्जैक्ट आंसर अगर हमको चाहिए तो वो ये है, एकदम एक्यूरेट, पूरी एक्यूरेसी के वाला आंसर अगर चाहिए तो उसका आंसर आएगा 456.1 मीटर पर सेकंड। और अगर हम रफली, मतलब अगर हमारे पास टाइम कम है एग्ज़ाम में और रफली अगर हमको उसका आइडिया लगाना है या रफली अगर कैलकुलेट करना है तो 1.44 को हम 5 इमेजिन करके, जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसा हम उसको कर सकते हैं। ओके, तो ये है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो इतना आ जाएगा। यानी रफ अगर करते हैं अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 447.2 मीटर पर सेकंड और मोस्ट एक्यूरेट आंसर अगर लेना है तो उसका आंसर आएगा 456.1 मीटर पर सेकंड बाय यूजिंग लॉग टेबल। ओके, तो ये था अपना ब्रीफ आंसर इन ब्रीफ सेक्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एथरमेनस सब्सटेंस, डायथरमेनस सब्सटेंस। तो ये ऑलरेडी डेफिनेशन हमने किए हुए हैं, सिर्फ डेफिनेशन देना है आप लोगों को इसमें। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 3 जो है, अब यहाँ से लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन शुरू हो रहे। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अब यहाँ पे एंड हो गए। अब लॉन्ग आंसर जो है उसके अंदर पहले से पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। पहला जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, वो है कैलकुलेट द रेशो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट 30 डिग्री केल्विन एंड 120 डिग्री केल्विन। ओके, तो चलो इसको करते हैं। इस प्रॉब्लम का मतलब क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ हमको मालूम करना है तो उसको एक बार आप अच्छे से पहले समझ लो, और क्या चीज़ हम यानी किस तरीके से रेशो मालूम करना है उसको देखो एक बार फिर से ये क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये बुक में। कैलकुलेट द रेशो ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट 30 डिग्री केल्विन एंड 120 डिग्री केल्विन। तो देखो एक टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री केल्विन और T2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 120 डिग्री केल्विन। और आपको बोला है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर स्पीड जो है तो उसका रेशो निकालना है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम उसको v स्क्वायर बोल सकते हैं, तो v स्क्वायर 1 अपॉन v स्क्वायर 2 ये हमारा टारगेट है। ठीक है, जाहिर है मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए हम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखो सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि VRMS का जो फॉर्मूला है वो है √T। VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T स्क्वायर रूट ऑफ T, क्योंकि RMS स्पीड ऑफ गैस जो है वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ में। तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर डाले तो ये हो जाएगा V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू यानी इज प्रोपोर्शनल टू T। और ये वही वाली चीज़ है डायरेक्टली, मतलब इस तरह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए ये आ जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होना चाहिए T1 अपॉन T2। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये कितना आ जाएगा T1 30 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसल। इसका मतलब ये आएगा V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यानी 1:4 इसका आंसर आना चाहिए। आप लोग देखो ये क्वेश्चन अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशो है तो ये ऐसा आएगा, लेकिन अगर ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशो हो तो फिर इसका आंसर कुछ और आएगा। ओके, मान लो यही वाला क्वेश्चन हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए भी कर ले, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए भी करके देख लेते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक गैस का टेम्परेचर इतना है 30 डिग्री केल्विन, फिर उसका टेम्परेचर 120 डिग्री केल्विन की है, और अब आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ RMS स्पीड
ओके, यानी RMS स्पीड जो है तो इसका रेशो आपको मालूम करना है। तो अब आप यहाँ पे याद रखो कि VRMS का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ टी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, लेकिन RMS स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो इस लिहाज से ये आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू अंडर रूट ऑफ टी। और फिर अगर इसका रेशो अगर निकाला जाए तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू K से K कैंसिल, अंडर रूट में आ जाएगा T1 बाय T2 अगर आप डायरेक्ट उनको डिवाइड वगैरह करेंगे तो अब इसका आंसर आना चाहिए अंडर रूट में 30/120, ये कैंसिल हो जाता, यानी 1/4 स्क्वायर रूट में, तो ये आ जाएगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू 1/2। यानी RMS स्पीड का रेशो अगर पूछते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर तो 1:2 आएगा, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशो अगर पूछते हैं तो आंसर आएगा 1:4। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 वेसल्स A and B आर filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आपको पहले प्रॉब्लम का मीनिंग समझ लो। प्रॉब्लम का मीनिंग इस तरह से है कि आपको 2 वेसल्स दिए, मतलब 2 बर्तन दिए आपको A और B, और ये दोनों जो बर्तन है, मान लो एक तरफ एक बर्तन A है और एक तरफ दूसरा बर्तन B है। आपको ये बोला गया है कि दोनों के अंदर सेम गैस है, मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि दोनों तरफ आइडियल गैस है और वो भी सेम गैस है। वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर इन वेसल A इज ट्वाइस, मतलब यहाँ का जो प्रेशर है मान लो कि वो P1 है, यहाँ का वॉल्यूम V1 है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का P2 है, V2 है और T2 है। तो अब इनकी कुछ वैल्यूज फिक्स कर लेते। जैसे P2 की वैल्यू अगर मान लो P ले लेते हैं तो P1 की वैल्यू लेना पड़ेगा 2P, क्योंकि ट्वाइस दिया हुआ है, इसमें जो कुछ भी है वो इससे ट्वाइस दिया हुआ है। अगर हम V2 इज इक्वल टू V ले लेते हैं तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स V, उससे डबल। अगर हम T2 इज इक्वल टू T लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स T। ओके, करना क्या है इसके अंदर, मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वेसल A टू डेट इन, मतलब हमको मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन A और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B, इन दो लोगों का हमको रेशो निकालना है कि व्हाट इज द रेशो। ठीक है, तो देखो एकदम आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो मेन इक्वेशन है वो वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन थी P इज इक्वल टू 1/3 N इंटू एम अपॉन V। याद रखो ये V का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द गैस, इंटू यहाँ पर हम बोल सकते हैं V² RMS ले सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है, अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर इन A अगर बात करूँ A वेसल के अंदर, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी 1/3 इंटू N इन A। यहाँ पर N सफिक्स A का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन A वेसल, इंटू M तो M ही रहेगा, डिवाइडेड बाय V। अब यहाँ पर V का मतलब मुझे VA लेना पड़ेगा। ओके, वॉल्यूम इन A मल्टीप्लाइड बाय V² RMS, क्योंकि सेम गैस है इसलिए उसकी RMS स्पीड तो वही रहना है। चलो ठीक है, ऐसे ही हम जब B की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 1/3 इंटू NB इंटू M। यहाँ पे NB का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B वेसल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अपॉन V सफिक्स B मतलब वॉल्यूम ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय V² RMS। ठीक है, अब इन दो लोगों, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि दोनों को कंपेयर कैसे करोगे। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, NA अपॉन NB मालूम करना है, तो इन दोनों का रेशो ले लेंगे। ठीक है, चलो इनको यहाँ से अब दोनों का रेशो जो है वो निकाल लेते। अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, PA अपॉन PB इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ऊपर 1/3 NA इंटू M अपॉन V का मतलब VA है, इंटू V² RMS, और नीचे क्या आ जाएगा 1/3 इंटू NB इंटू M अपॉन VB
इंटू वी स्क्वायर आर एम एस। ओके, चलो अब ये ऊपर और नीचे जो लोग कॉमन है पहले उनको उड़ा दो और हर एक की वैल्यू रख देते इसमें। तो देखो पी ए, इसका मतलब है 2 टाइम्स पी अपॉन पी, क्योंकि डबल दिया हुआ था प्रेशर, इज इक्वल टू 1 3 कैंसिल हो जाता, ये आ जाएगा एन ए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एन ए और ये एन बी नीचे है तो चलो इसको एन बी ले लेते हैं यहाँ पर, इनटू एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब अपॉन में वी ए है और नीचे वी बी है तो ये वी बी ऊपर आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए इनटू आर एम एस स्पीड जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पर आर एम एस स्पीड को अगर टेम्परेचर में कन्वर्ट कर ले तो भी चलता। आप लोग देखो वी आर एम एस की स्पीड जो है ए के लिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, मतलब इसका जो ताल्लुक है वो टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा, तो स्क्वायर है इसलिए टी आना चाहिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ ए आ जाएगा और अपॉन में नीचे यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ बी, क्योंकि आर एम एस स्पीड जो है आप लोग याद रखो वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है, तो वी स्क्वायर आर एम एस की जब बात करेंगे तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता। ओके, इसलिए वो हम वहाँ पर उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, इनमें ये जो लोग हैं इनको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पी से पी कैंसिल मतलब 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया एन ए अपॉन एन बी इंटू वी बी अपॉन वी ए, वी बी का मतलब है 2 टाइम्स वी अपॉन वी, टी ए का मतलब है 2 टाइम्स टी अपॉन टी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर अपॉन में जाएगा मतलब 1/2। ओके, तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए टू बी वो मिल गया 1/2, 1:2। ठीक है, नहीं यहाँ ये उल्टा हो गया है, आप लोग देखो इसमें ये आंसर जो है थोड़ा सा इसमें अलग हो जाएगा। वी बी का मतलब क्या है वॉल्यूम अपॉन 2 टाइम्स वी, और टी ए का मतलब क्या है 2 टाइम्स टी अपॉन टी, तो ये वी से वी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब सिंपली आंसर क्या आएगा एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू ये 2 जो है ये कैंसिल नहीं हुआ बल्कि ये बाकी है, इसका मतलब ये 2 बचेगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2/1। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए 2:1। ओके, तो ये आप देखो बराबर यहाँ पे वॉल्यूम इन बी लेना था हमको, इसलिए इस तरह से हो गया। ओके, ये हो गया, मतलब इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको कर सकते हैं, उसका फाइनल आंसर आएगा 2:1। ओके, अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट आखिरी वाला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 13 वो कर लेते हैं। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 13 जो आपको मतलब इस तरह से हम उसको करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या चीज़ है पहले वो देख लेते हैं। ए गैस इन ए सिलेंडर is at a pressure P. If the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are double, then find the resultant pressure. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बोला गया एक गैस यानी एक सिलेंडर के अंदर एक गैस है जिसका प्रेशर जो है दबाव वो P है। इफ़ द masses of all the molecules are made 1/3 यानी हर मॉलिक्यूल का जो मास है वो 1/3 करे कैसे ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, यानी उनकी जो ओरिजिनल जो मास था उसको 1/3 करे, एंड देयर स्पीड्स आर डबल, और उनकी जो स्पीड है उनकी जो रफ्तार है तो उसको डबल कर दिए। फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, यानी जो फाइनल प्रेशर जो बनेगा तो वो क्या होगा। तो देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले प्रेशर की इक्वेशन ध्यान में रखो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बेस बनाकर अगर हम बात करें तो प्रेशर का जो फॉर्मूला बनता है वो है 1/3 इंटू एन इंटू एम अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर आर एम एस। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे सबसे पहले इसको हम लोग P1 बोल देते हैं इनिशियल प्रेशर के लिए, ठीक है, तो ये सब ऐसा रहेगा। और जब हम P2 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू, अब इसमें क्या क्या चेंजेस करें वो आप देखो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है लेकिन मास जो है हर मॉलिक्यूल का जो मास है वो 1/3 बना दिए, मतलब m की जगह पर हम ले लेंगे 1/3 m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम उतना ही है जितना था,
मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के बारे में आपको बोला गया है देयर स्पीड्स आर डबल, यानी उनकी रफ्तार जो है वो डबल कर दिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स v RMS का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी डबल हो गई तो 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा उसमें। ओके, इसका मतलब ये आ जाएगा P2 इज इक्वल टू, अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं 1/3 n इंटू एम अपॉन v, और ये जो 1/3 है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इंटू, यहाँ से आप देखो कि ये 2 का जब स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4 इंटू v RMS का स्क्वायर। और अब अगर आप देखेंगे तो 1/3 और 4 सिर्फ इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा का पूरा P1 है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं P1 इंटू, यानी ये पूरा P1 है और बचा हुआ कौन है तो 4/3। ओके, इसका मतलब फाइनल प्रेशर जो आएगा तो P2 इज इक्वल टू, अगर इसको प्रेशर P दिया हुआ था ना अपने को, इसलिए हम उसको लेंगे 4/3 इंटू P, यानी फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो होगा 4/3 टाइम्स P। ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो हमारी बुक में मतलब टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके कुछ MCQs, कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस है वो किए। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है तो वो अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। ओके, कीप स्टडीइंग। खुदा हाफिज़।